हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मार्च के 2022 के करंट अफेयर के बारे में। डिटेल्ड करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये करंट अफेयर देख सकते हैं, चाहे वो क्लास 1 हो, 2 हो, 3 हो। ये पहला करंट अफेयर का डिटेल्ड मंथली वीडियो है। मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं भी मोटिवेट कर सकूं खुद को कि आपके लिए हर महीने ऐसा करंट अफेयर का वीडियो बना के दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश पंचाल। ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मार्च 2022 का करंट अफेयर शुरू करते हैं। शहीद भगत सिंह एसबीएस नगर जिले के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भगवंत मान, जो पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहाँ पर शपथ ली? तो हमारे सबसे प्रिय भगत सिंह स्वतंत्र सेनानी, जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। महान भगत सिंह के गांव खटकर कला में भगवंत मान ने शपथ ली है। भगवंत मान ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो उन्हें शपथ दिलाई किसने? तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वो बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल है हाल ही के। अब दोस्तों, पंजाब का मुद्दा उठा है। जिस किसी टॉपिक पे करंट अफेयर पे बात चल रही है, तो आपको उस स्टेट या उस ज़िले के बारे में बाकी सारी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। तो वो भी सारी डिटेल्स मैंने आपको एक ही वीडियो में दे रखी है। आपको अलग अलग कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। पंजाब के बारे में जान लेते हैं। गवर्नर कौन है पंजाब के? बनवारी लाल पुरोहित, जिन्होंने भगवंत मान को गोपनीयता की शपथ दिलाई। पंजाब में 2 थर्मल पावर स्टेशन भी है। गुरु नानक देव थर्मल पावर स्टेशन, गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर स्टेशन। पंजाब में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कथलौर कुशलियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ साथ एक और डिटेल भी देख लेते हैं पंजाब के बारे में कि पंजाब की आखिर स्थापना कब की गई थी। तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 में पंजाब की स्थापना की गई थी। एक और डिटेल, पंजाब के अगर नए सीएम बने हैं तो ओल्ड सीएम कौन थे? पंजाब के ओल्ड सीएम जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी थे। कौन थे? चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है। और एक बात पंजाब के बारे में और एक चीज़ देख लेते हैं कि पंजाब में एक सीएम ऐसे भी थे जो 5 टाइम्स तक सीएम रह चुके हैं, यानी 5 बार वो पंजाब के सीएम रह चुके हैं। तो वो कौन थे? प्रकाश सिंह बादल, जो पंजाब में 5 बार सीएम रह चुके हैं। प्रकाश सिंह बादल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने रिलायंस जियो, भारत एयरटेल, वोडाफोन और महानगर टेलीफोन निगम को भारत में 5G तकनीक का परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। इन 4 कंपनियों को हमारी केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। एक जियो, एयरटेल, वोडाफोन और महानगर टेलीकॉम निगम। केंद्र ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे कहा जाता है टीडी सेट का फुल फॉर्म बनता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। दोस्तों, अगर कोई भी टॉपिक आता है नया करंट के बारे में तो उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए वो भी मैंने आपको दे रखा है।
टीडी सेट की बात हो रही है, जिसके अगले अध्यक्ष के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। किसके अध्यक्ष के रूप में? तो टीडी सेट के अध्यक्ष के रूप में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, जिसे कहा जाता है AJNIFM, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे हम JNU के नाम से जानते हैं, उसके बीच में MOU हुआ है, समझौता ज्ञापन हुआ है। किसके बारे में हुआ है? तो शिक्षा क्षेत्र में आदान प्रदान और उसके सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसकी क्षमता जो है उसको मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है। किन दोनों के बीच में हुआ? तो AJNIFM यानी अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और JNU के बीच में MOU हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरित हाइड्रोजन आधारित यानी ग्रीन एनर्जी जो हम कहते हैं, उसके आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन, जिसे FCEV कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया है। तो FCEV यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई का उद्घाटन किसने किया? तो नितिन गडकरी ने किया है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है। भूवैज्ञानिक और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार कर्ता रंजीत रथ को भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक इंडियन ऑयल लिमिटेड के प्रमुख के रूप में चुना गया है। इंडियन ऑयल लिमिटेड, जिसे हम IOL के नाम से भी जानते हैं, भारत की यह प्रमुख कंपनी है, जिसके प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो रंजीत रथ को चुना गया है। अब उन्हें चुना गया है तो वो कौन है? तो रंजीत रथ भारत में भूवैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक पुरस्कार करता है। भारत की ऑयल इंडिया लिमिटेड के मौजूदा चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक सुशील चंद्र मिश्रा इस साल 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे, यानी अभी 30 जून तक तो वो रहने ही वाले हैं। तो तब तक के इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन है? सुशील चंद्र, और उसके प्रमुख के रूप में चुना गया रंजीत रथ को। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट, जिसे कहा जाता है FSRU, फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, महाराष्ट्र में H एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल तक पहुंच गई है। कहाँ तक पहुंची है? तो महाराष्ट्र के अंदर पहुंची है और वहाँ पे H एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल तक पहुंच गई है। ये क्या है? तो भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट है, जिसे हम FSRU भी कहते हैं। अब दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल जान लेते हैं। ये सब हटा देता हूँ मैं। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क भी बहुत सारे, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, नौगांव नेशनल पार्क, गुड़ामल नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी और बहुत जानकारी जान लेते। महाराष्ट्र का स्थापना दिन कब मनाया जाता है? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का स्थापना दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र के CM के बारे में तो हमने जान लिया। महाराष्ट्र के गवर्नर के बारे में जान लेते। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। सीमा सड़क संगठन, जिसे BRO कहा जाता है, जैसे हम बुलाते ना ब्रो,
BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसे कहा जाता है GRSI के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके बीच में हुआ है? BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा GRSI यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC लोड क्लास 17 के साथ 7.5 मीटर के 27 कैरिजवे डबल लेन गैल्वेनाइज मॉड्यूलर पुलों के निर्माण, आपूर्ति, निर्माण और लॉन्चिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सीमा सड़क के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जान लेते हैं, उसका जिक्र हुआ है इसलिए। सीमा सड़क संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी अभी के सीमा सड़क संगठन के डायरेक्टर जनरल है। BRO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। उसके फाउंडर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 7 मई 1960 में BRO की स्थापना की गई थी। भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी USI, जिसका फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की स्मृति में उत्कृष्टता की कुर्सी समर्पित की है। HDFC म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी की घोषणा की है। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी की घोषणा करने वाली बैंक कौन है? तो HDFC म्यूचुअल फंड। दोस्तों आपको ऑप्शन में HDFC के ही सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, मगर आपको याद रखना है HDFC म्यूचुअल फंड ने ही ऐसी सशक्तिकरण पहल शुरू की है। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए एक वित्तीय सशक्तिकरण अभियान है। सुनील चौरड़िया को वर्ष 2022 और 23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, जिसका फुल फॉर्म बनेगा द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया है। CII का पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष के स्वरूप में भारत में सुनील चौरड़िया को चुना गया है। 1 साल के लिए चुना गया है, 2022 और 23 के लिए। जबकि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के CEO और प्रबंधक डॉक्टर प्रवीर सिन्हा को उपाध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों अध्यक्ष के स्वरूप में सुनील चौरड़िया को चुना गया है और उसके उपाध्यक्ष के स्वरूप में प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। प्रवीण सिन्हा एक और पद पर भी है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के CEO और प्रबंधक निदेशक भी है। अनुभवी टीम इंडिया की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी अपने ICIC महिला विश्व कप 2022 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 250 विकेट का दावा करने वाली पहली महिला तेज गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है। आज तक वनडे क्रिकेट के अंदर 250 विकेट्स लेने वाली पहली महिला वो भी हमारे भारत देश की है। बड़े सम्मान की बात है ये। नाम याद रखिएगा खास, झूलन गोस्वामी। ये भी याद रख लीजिएगा कि तेज गेंदबाज है। जी हाँ, कंपटीशन इतनी टफ होती जा रही है कि ऑप्शन आपको ऐसे भी दिए होंगे। भारत की महिला टीम की गेंदबाज
किस प्रकार की गेंदबाज है, तेज है, स्पिनर है, स्विंगर है, क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल में याद रखिएगा। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने प्यूर्टो रिको में हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 17वां संस्करण जीता है। वह मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता है। मिस वर्ल्ड 21 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना बिलावस्का कहाँ की रहने वाली है? तो पोलैंड की रहने वाली है कैरोलिना बिलावस्का। और ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? 17वां। और कहाँ पर हुआ था? तो प्यूर्टो रिको में हुआ था। राज्याभिषेक सैन जुआन प्यूर्टो रिको में कोका कोला म्यूजियम हॉल में उसका राज्याभिषेक किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के श्री सैनी प्रथम उपविजेता है और कोटे डी आइवर से ओलिविया येस द्वितीय उपविजेता है। प्रथम उपविजेता श्री सैनी और द्वितीय उपविजेता ओलिविया येस है। ठीक है। सिंगापुर के टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉचडॉग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो सिंगापुर के टी राजा कुमार को चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया और गांधीनगर गुजरात में इसके पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। गुजरात के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य आया हुआ है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सोमनाथ मंदिर भी गुजरात में आया हुआ है। नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण उत्सव, ये सारे उत्सव भी गुजरात में मनाए जाते हैं। पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य भी गुजरात में आया हुआ है। पोरबंदर गुजरात का एक जिला है। गुजरात के बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल जान लेते हैं। गुजरात का स्थापना दिन कब है? तो 1 मई 1960 गुजरात का स्थापना दिन है। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिन एक ही मनाया जाता है। गुजरात के गवर्नर कौन है हाल ही के? गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हाल ही के गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के CM कौन है हाल ही के? तो भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के हाल ही के CM है। ठीक है। ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी गेम्स 24/7 ने क्रिकेटरों शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को फैंटेसी स्पॉट प्लेटफॉर्म My11 के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑनलाइन फैंटेसी गेम की एक कंपनी है My11 सर्कल, जिसके ब्रांड एम्बेसडर 2 हमारे इंडियन क्रिकेटर्स को नियुक्त किए गए हैं, एक शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। देहरादून का राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज जो RIS
RIMC अपने 100 साल पुराने इतिहास में पहली बार लड़कियों के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। यानी इसके पहले लड़कियों को यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा था और अब इस सैन्य कॉलेज में कौन सी भारत की देहरादून की जो राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज है वहाँ पर 100 साल के इतिहास में 100 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि जब लड़कियों के लिए अपने दरवाजे खोलेगा और उन्हें एडमिशन दिए जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी NDA को लड़कियों के लिए दरवाजे खोलने की अनुमति देने के बाद RIMC ने छात्राओं के लिए प्रवेश खोलने का फैसला किया है। इसकी अनुमति किसने दी? तो NDA द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी ने कहा है। ठीक है। टाटा म्यूचुअल फंड ने टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। एक ओपन एडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स की प्रतिकृति और ट्रैकिंग है। डिजिटल एक्सचेंज फंड लॉन्च करने वाला कौन सा म्यूचुअल फंड है? तो टाटा म्यूचुअल फंड है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ऋण पर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ऑटो की खरीद पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए माई ईवी नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। माई ईवी नामक पोर्टल लॉन्च करने वाली हमारी दिल्ली सरकार ने सिर्फ किस पर? रिक्शा पर। याद रखिएगा, ऑटो पर ही कितनी सब्सिडी दी है? तो 5% की सब्सिडी प्रदान करने का एक पोर्टल लॉन्च किया है। टाटा समूह ने नटराजन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एयर इंडिया की बोर्ड बैठक में चंद्रशेखर की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। यानी एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष अब कौन बने हैं? नटराजन चंद्रशेखरन बने हैं। कौन है वो? टाटा समूह के ही है नटराजन चंद्रशेखर जी। चलिए आगे देखते हैं। भारत अनुदान सहायता के तहत निर्मित पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? तो पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में। जिला खास याद रखना। नेपाल ऐसे कोई भी नेपाल की तरह कोई भी कंट्री भी हो तो कंट्री के ऑप्शंस अब देते ही नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, तो ज़िले खास याद रखना, ज़िले ही पूछे जाते हैं। तो नेपाल के अंदर है वो भी कौन सा ज़िला? सोलुखुम्बु ज़िला। करंट का टॉपिक है, ये ना भी पूछे तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि नेपाल में ये ज़िले कौन कौन से दे रखे हैं। यह इस वर्ष नेपाल में इंडिया 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में उद्घाटन की जा रही 75 परियोजना में से एक है, जो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाती है। यानी ये भी पूछ सकते हैं 75 आज़ादी का अमृत उत्सव कहाँ पर मनाया गया? नेपाल के सोलुखुम्बु ज़िले में मनाया गया है। कौन सी परियोजना पर यह मनाया गया है? तो पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए मनाया गया है। चलिए नेपाल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। नेपाल का मुद्दा आया है तो नेपाल के बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत ज़रूर पूछ सकते हैं। नेपाल के PM अभी के कौन है? शेर बहादुर देउबा। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपालीज रूपी कहा जाता है उसकी करेंसी को। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक
उड़ान के तहत इंदौर गोंदिया हैदराबाद रूट के बीच दैनिक उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? कौन सी योजना है? योजनाएं खास याद रखना। उड़े देश का आम नागरिक। इसे रवाना किसने किया? तो मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं कौन? तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हमारे। ठीक है। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। किसने जीता है? तो शटलर लक्ष्य सेन ने कौन सी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता? तो जर्मन ओपन बैडमिंटन के रिगार्डिंग ये टूर्नामेंट थी जिसमें रजत पदक जीता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बैडमिंटन का खिलाड़ी हमारे भारत का कौन है? तो उसमें ऑप्शन ये भी हो सकता है, शटलर लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF सुपर सीरीज 300 जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये भी याद रखना, ये तो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन बन गया कि पहले भारतीय बने हैं, तो वो कौन है? शटलर लक्ष्य सेन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का क्वेश्चन आया है BWF, उसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है हाल ही के? पॉल एरिक हॉयर लार्सन जिसका नाम है। हेडक्वार्टर कहाँ पर आया हुआ है? कुआलालंपुर मलेशिया में BWF का हेडक्वार्टर आया हुआ है। उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1934 में BWF की स्थापना की गई थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्ट अप चैलेंज लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्ट अप चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत सरकार 100 स्टार्टअप का चयन करेगी और उन्हें फंडिंग सपोर्ट के साथ साथ मेंटरशिप के रूप में प्रत्येक को 20 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। किन्होंने इसकी शुरुआत की इस स्टार्टअप की, एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने की? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसके तहत 100 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा, उन्हें फंडिंग भी दी जाएगी, मेंटरशिप के रूप में पैसे भी दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? तो 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंकड़े भी बहुत पूछे जाते हैं तो याद रखने ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद राज्य में 11वें गुजरात खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। कौन सा 11वां गुजरात का खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? किस राज्य में? अहमदाबाद राज्य में इसकी शुरुआत की है। फिर से एक बार गुजरात की डिटेल देख लेते हैं। आगे देख चुके हैं हम। CM है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, सोमनाथ टेम्पल और नागेश्वर टेम्पल भी गुजरात के अंदर ही आए हुए हैं। साहित्य अकेडमी, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकेडमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय कवि राजनायक अभय के एक पुस्तक लंबाई वाली कविता मानसून प्रकाशित की है। भारत का कवि कौन? राजनायक अभय की एक पुस्तक लिखी हुई है उन्होंने, लंबाई वाली कविता कौन सी है? मानसून प्रकाशित की है। किन्होंने की? साहित्य अकेडमी ने ये मानसून की पुस्तक प्रकाशित की है। कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 68वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और ये मानसून पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो राजनायक अभय ने लिखी है, जो भारत के कवि है।
देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे जिला ग्रामीण क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। भारत की सबसे पहली मेडिकल सिटी कहा जाता है इसे, इंद्रायणी मेडिसिटी, जो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, महाराष्ट्र के पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित की जाएगी। यह केवल चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार भी प्रदान करेगा। यानी हॉस्पिटल की तरह भी काम करेगा और शिक्षा भी प्रदान करेगा। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क है, दोबारा एक बार देख लेते हैं। बोरीवली, तडोबा, नावगांव, गुड़ामल और चंदौली। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम, जिसे युविका कहा जाता है, युविका या यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जो विशेष रूप से युवा छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों से है उनको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करेगा। यानी जो खास करके युवा बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, स्मार्ट डिवाइसेस नहीं होते हैं, ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती है, उन्हें नॉलेज प्रदान करने के लिए हमारी इसरो ने दो विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक है युवा विज्ञान कार्यक्रम, एक है युवा साइंटिस्ट प्रोग्राम। ये दो प्रोग्राम का आयोजन करके किसके बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाएगा। बहुत ही बड़ी बात है ये, सारे मुद्दे याद रखना डिटेल में। ठीक है। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने तीसरे और अंतिम गेम में मौजूदा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व के नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए मैच जीत और वेस्टनर्गी स्पोर्ट हॉल में जर्मन ओपन सुपर 300 के फाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन, जिसके बारे में हमने अभी अभी देखा, ये भी एक करंट टॉपिक है कि वो गेम ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने जर्मन ओपन सुपर जो 300 चल रहा है उसमें जीत कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। किसे हराकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो विश्व के नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन के खिलाफ उन्होंने मैच जीतकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो ऑलरेडी हमारे ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं। कौन है वो? शटलर लक्ष्य सेन। ठीक है। विश्व कप विजेता भारत के तेज गेंदबाज श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। घरेलू क्रिकेटों के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। भारत के श्रीसंत ने 27 टेस्ट, 53 वनडे, 10 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः टेस्ट के अंदर 87 विकेट्स, वनडे के अंदर 75 विकेट्स और T20 के अंदर 7 विकेट्स लिए हैं। एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसके रूप में, किसके अनुभवों की एक लेख लिखी गई है? रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों की।
क्या नाम है उसका? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का विमोचन MCI, BCCI और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने किया है। इसका विमोचन किसने किया है? शरद पवार ने किया है। शरद पवार किसके अध्यक्ष हैं? MCI, BCCI और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं शरद पवार। चलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में जान लेते हैं, उसका मुद्दा आया है इसीलिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट हाल ही के कौन है? तो सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को किस नाम से जाना जाता है? हम सब जानते हैं, दादा के नाम से जाना जाता है। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। फाउंड कब किया गया था? कब इसकी स्थापना की गई थी? दिसंबर 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हमारे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कहाँ पे? श्रीनगर में किसका उद्घाटन किया है? तो श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और हमारे ये मंत्री किस केंद्रीय आयोग में आते हैं? तो आयुष और बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। ये भी याद रखना किस डिपार्टमेंट के वो मंत्री है। चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2, चेज 2 इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसने कमज़ोर चंद्र एक्सोस्फीयर में आर्गन 40 के वैश्विक वितरण का अपनी तरह का पहला परीक्षण किया है। किस चीज़ का परीक्षण किया है? तो आर्गन 40 के वैश्विक वितरण का अपनी तरह का एक पहला परीक्षण किया है। किसने किया है? तो चेज 2 ने किया है। चेज 2 का पूरा फुल फॉर्म क्या बनता है? चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। इसरो की बात आई है तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक में आया हुआ है। इसरो के हाल ही के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ इसरो के हाल ही के चेयरमैन है। भारत सरकार ने विभिन्न मार्गों के तरह रक्षा क्षेत्र में उद्योग आधारित डिज़ाइन और विकास के लिए 18 प्रमुख प्लेटफॉर्मों की पहचान की है। यह हाल ही में आया हुआ टॉपिक है। भारत और कनाडा ने नई दिल्ली में व्यापार और निवेश MDTI पर 5वीं मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमत हुई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। भारत और कनाडा के बीच में ये 5वां मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित किया गया है। ये खास तौर पर किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? तो दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भारतीय रेल के आसनसोल मंडल ने प्रधानमंत्री के विजन गति शक्ति के अनुसरण में झारखंड के
थापरनगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग का सफलतापूर्वक शुरू किया है। भारतीय रेल ने किसकी शुरुआत की है? तो विजन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा देखा गया गति शक्ति के अनुसरण में झारखंड के अंदर कहाँ पर? तो थापरनगर में कौन सा पावर लिमिटेड? मैथन पावर लिमिटेड के निजी साइडिंग का सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। झारखंड की बात आई है तो झारखंड के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं। झारखंड के अंदर कौन सा टेम्पल आया हुआ है? वैद्यनाथ टेम्पल, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी झारखंड के अंदर है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पालमाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोहनधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत सारी सेंचुरीज झारखंड के अंदर आई हुई है, तो हमें याद होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें झारखंड के बारे में देख लेते हैं। झारखंड की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 के अंदर की गई थी। ठीक है, ये डेट याद रखना। झारखंड के हाल ही के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन। झारखंड के हाल ही के सीएम है हेमंत सोरेन। ठीक है, झारखंड के गवर्नर बता देता हूं कि झारखंड के हाल ही के गवर्नर कौन है। झारखंड के हाल ही के गवर्नर रमेश बाइस है, रमेश बैस। ठीक है, ये झारखंड के हाल ही के गवर्नर है। अब चाहे तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले पे लिखते वक्त कुछ चीज़ें मुझे हटानी पड़ती है, इसलिए। केंद्र सरकार ने पूर्व वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा को IRDAI भारतीय विमान नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। IRDAI का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय विमान नियामक विकास प्राधिकरण। इंडिया में जो भी पॉलिसीज के ऊपर कार्य करती है उन सब पे नज़र रखता है IRDAI। उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बीच के IAS अधिकारी देवाशीष पांडा इस साल जनवरी में वित्तीय सेवा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। देवाशीष पांडा जो है वो एक IAS अधिकारी रह चुके हैं। कौन सी बैच के थे? तो 1987 की बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और कौन सी सेवा से निवृत्त होकर IRDAI में उन्हें लिया गया है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इस जनवरी में वित्तीय सेवा सचिव के पद से सेवानिवृत्त होके वो IRDAI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ये 2 लाइन में से ही निकल सकते हैं, तो हमें सब कुछ सारी डिटेल पता होनी चाहिए। IRDAI के बारे में जान लेते हैं। विमान नियामक एवं विकास प्राधिकरण कब स्थापना की गई थी? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। IDM अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 14 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथ्स डे के स्वरूप में मनाया जाता है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा यूनेस्को की कार्यकारी परिषद ने अपने 205वें सत्र में की थी। किसने इसकी घोषणा की थी ये दिन मनाने की? तो यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी, और वो भी उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसने इसकी घोषणा की थी।
2022 के लिए विषय गणित इकाइयाँ है, यानी 2022 की जो थीम है वो है गणित इकाइयाँ। ठीक है। बिहार सरकार जल्द ही राज्य में खतियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी। किस चीज़ की डिलीवरी शुरू करने वाली है? खतियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की। खातिया कब्जा निर्धारित करने के लिए भूमि की पहचान के लिए एक दस्तावेज है, यानी अगर जिस किसी की भी ज़मीन खरीदी हुई है उसकी भूमि की पहचान के लिए खातिया एक प्रकार का दस्तावेज है जिसकी वो डोर स्टेप शुरू करेंगे, यानी बार बार जो उसके मुख्यालय होते हैं, जो सरकारी जगह होती है, वहाँ पे बार बार लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे दस्तावेज उनके घर पर ही भेज दिए जाएंगे। बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार में हाल ही में क्या चल रहा है। बिहार के सीएम हाल ही के हैं नीतीश कुमार, उसके गवर्नर है फागू चौहान। बिहार में कौन कौन से टेम्पल फेमस है? तो मंगला गौरी टेम्पल एक फेमस है जो बिहार में आया हुआ है। मिथिला शक्ति पीठ टेम्पल बिहार में आया हुआ है। बिहार में एक नेशनल पार्क भी है जिसे वाल्मीकि नेशनल पार्क कहा जाता है। बिहार की एक और चीज़ बता देता हूँ, स्थापना दिन कब हुआ है बिहार का? 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार विजेताओं को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा प्रदान किए गए हैं। यानी पेट्रोल और प्राकृतिक गैस में जिस किसी का सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा है, किस क्षेत्र में, उसके स्वच्छता क्षेत्र के रिगार्डिंग जिस किसी का सबसे अच्छा योगदान रहा है, उसका पुरस्कार उन्हें किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। मंत्री ने मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सांख्यिकी 2020 और 2021 का भी शुभारंभ कर दिया है। सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 3 साल की अवधि के लिए ही अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किन्हें किया गया है? तो अजय भूषण पांडे को। किस चीज़ का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? उन्हें NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछले समय में अजय भूषण पांडे किस पदवी पर थे? तो पूर्व वित्त सचिव के रूप में वो कार्य कर रहे थे। 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी पांडे पिछले साल फरवरी में राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। यानी अजय भूषण पांडे महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। कौन सी बैच के थे? तो 1984 की बैच के थे। वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और सेवानिवृत्त किस पद से हुए थे? तो राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और हाल ही में उन्हें NFRA का अध्यक्ष चुना गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिकल्पित NFRA की स्थापना को कैबिनेट ने मई 2018 में मंजूरी दी थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायमूर्ति AK सीकरी को चारधाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति, जिसे कहा जाता है HPC, के अध्यक्ष के स्वरूप में नामित किया है। यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायमूर्ति थे AK सीकरी को चारधाम परियोजना का उच्च अधिकार
उसके एचपीसी उच्च अधिकार प्राप्त समिति एचपीसी के अध्यक्ष के स्वरूप में नामित किया है। देश के सबसे करीबी राष्ट्रपति चुनावों में से एक में अपने प्रमुख उदार प्रतिद्वंदी को हराकर एक रूढ़िवादी पूर्व शीर्ष अभियोजक यूसुक येओल को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। यूसुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को हराकर नए राष्ट्रपति बने हैं। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर यानी वर्चुअल SGKC और इनोवेशन पार्क की वस्तुतः आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसे हम कहते हैं, के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर करके गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, पूरे भारत में हमारे गुजरात के अंदर जामनगर ज़िले में WHO GCTM को मंजूरी दी है, जिसका फुल फॉर्म बनता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। GCTM का फुल फॉर्म बनेगा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है गुजरात के अंदर जामनगर ज़िले में। चलिए गुजरात के बारे में जान लेते हैं फिर से एक बार। गुजरात के CM है भूपेंद्र पटेल, उसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नागेश्वर टेम्पल और सोमनाथ टेम्पल गुजरात में फेमस टेम्पल्स हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया है। किन्होंने उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यू दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया है हाल ही में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में बाक्रू अनूप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे कहा जाता है IARI, द्वारा 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारे किसान कल्याण मंत्री जो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके मार्गदर्शन के अनुसंधान पर ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। कोलकाता मेट्रो ने यात्रियों के लिए क्रिस द्वारा विकसित एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है मेट्रो राइड कोलकाता। मेट्रो राइड कोलकाता लॉन्च किया गया है। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ये याद रखिएगा, कलकत्ता की मेट्रो ने, किस राज्य की मेट्रो, किस सिटी की मेट्रो, तो कलकत्ता की मेट्रो ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेट्रो राइड कोलकाता। ठीक है, ये याद रखना। कलकत्ता कहाँ पे आया हुआ है? तो कलकत्ता जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर आया हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं, उसका जिक्र हुआ है तो पश्चिम बंगाल के CM है हाल ही के ममता बनर्जी, उसके राज्यपाल है जगदीप धनखड़ी। लोक नृत्य कौन कौन से है पश्चिम बंगाल के? लाठी, गंभीर, धाली, जात्रा, बाउल, छऊ, संथाली नृत्य, ये सारे कलकत्ता के नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। उसका एक मंदिर जो है वो बड़ा फेमस है पश्चिम बंगाल का, कालीघाट टेम्पल जिसे कहा जाता है।
पश्चिम बंगाल की और थोड़ी बहुत डिटेल भी जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 23 ज़िले हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। कितने ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के अंदर? 23 ज़िले हैं। एक और हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं पश्चिम बंगाल का। हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन ये है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बंगाल का अंतिम हमारा हिंदू शासक था सम्राट हेमचंद्र। ये याद रखना, सम्राट हेमचंद्र। बहुत कम किताबों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। सम्राट हेमचंद्र जो थे वो पश्चिम बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने 22 लड़ाइयाँ जीती थी। जी हाँ, 22 लड़ाइयाँ जीती थी जिन्होंने। बहुत बड़ी बात होती है 22 लड़ाइयाँ अपने शासन में जीतने का। एक और क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल जो है वो जनसंख्या के आधार से हमारे भारत का सबसे बड़ा 4th नंबर पे आने वाला राज्य है। किस आधार से? तो जनसंख्या के आधार से। ठीक है, हमारे भारत का सबसे बड़ा 4th नंबर पे आने वाला राज्य है। बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया गया है। बोध गया में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण कर रहा है बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह प्रतिमा के बारे में जान लेते हैं कि यह प्रतिमा क्या है और कैसी बनाई गई है। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी, 30 फीट ऊंची होगी। मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में होंगे। ये भी याद रखना कि कौन सी मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई जाएगी, तो शयन मुद्रा में बनाई जाएगी। अभी के हाल ही के ट्रेंड के हिसाब से तो देखें तो ये फीट भी पूछे जाते हैं कि कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है। तो याद रखना 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची है। अब बिहार में ये कार्य हो रहा है, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं कि बिहार में हाल ही में क्या हो रहा है। बिहार के सीएम है हाल ही के नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। बिहार में फेमस टेम्पल भी आए हुए हैं, मंगला गौरी टेम्पल, मिथिला शक्तिपीठ टेम्पल, और एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार में स्थित है। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्वकालिक सदस्य WTM नियुक्त किया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के जो प्रबंधक निदेशक है अश्विनी भाटिया को सेबी जो है, जो पूरा हमारा भारत का स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसे नियंत्रित करता है, उसका पूर्वकालिक सदस्य जिसे WTM भी कहा जाता है, उसमें उन्हें नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक निकाय है। यह 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था। सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी सेबी को। कौन से अधिनियम के अनुसार सेबी लागू किया गया था हमारे भारत में? तो 1992 अधिनियम से सेबी को लागू किया गया था। और कब उसको स्थापित किया गया? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी।
केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान यानी IITTM ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी ने IITTM यानी जो पर्यटन संस्थान होती है, यात्रा प्रबंधन संस्थान होती है, उसके रिगार्डिंग क्या किया है, तो ग्वालियर के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम में ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला कौन सा सिटी है, तो ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पे आया हुआ है, तो मध्य प्रदेश MP में। तो वो राज्य भी याद रखना कि MP में इसकी शुरुआत की गई है। किसने की है, तो किशन रेड्डी ने की है। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में कुछ आया है। तो मध्य प्रदेश के CM हाल ही के कौन है, शिवराज सिंह चौहान। उसके गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई। मध्य प्रदेश में कौन सी चीज़ें फेमस है, तो भीमबेटका केव्स आई हुई है, गुफाएं आई हुई है भीमबेटका की। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट आया हुआ है। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छे टेम्पल्स है। एक और चीज़ मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिन कौन है, तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिन मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिन मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोटास, एमराल्ड और प्लेटिनम समूह धातुओं सहित कुछ खनिजों की रॉयल्टी दरों को निर्दिष्ट करने के लिए खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के लिए खान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी हमारे मंत्रिमंडल ने ये खास तरह की जो खनिजें होती है, जिन्हें रॉयल कहा जाता है, बहुत ही महंगी खनिजें होती है, पोटास, एमराल्ड, प्लेटिनम समूह, इन्हें खास तरह से दूसरी अनुसूची में संशोधन के लिए खान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये कौन सा अधिनियम है, अधिनियम भी याद रखना, ये रॉयल सारी चीज़ें हैं, उन्हें 1957 के अधिनियम के तहत उन्हें मंजूरी दी गई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने प्रदर्शन वर्ष 2018 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार VRP जिसे कहा जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जिसे कहा जाता है NAS और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान प्रदान किए। राष्ट्रीय अकेडमी, साहित्य अकेडमी भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव 10 से 15 मार्च तक 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सबसे बड़ा महोत्सव साहित्य के लिए भारत में कौन आयोजित कर रहा है, तो साहित्य अकेडमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है 2022 में। कब तक होगा, तो 10 to 15 मार्च तक ये आयोजित किया गया था, यानी एक हफ्ते जैसा ये समारोह किया जा रहा है। साहित्य अकेडमी भारत की राष्ट्रीय पत्र अकेडमी, भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। भारत में जिस किसी राज्य से कोई भाषा में कोई अगर महत्व है, किसी कवि या लेखक में उसके रिगार्डिंग अगर कोई अच्छी बात है, तो वो इसका अवार्ड भी उन्हें देते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया के इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोकिटलिस्ट सिस्टम तैयार किया, जो कम लगने वाले हाइड्रोजन उत्पादन के साथ यूरिया आधारित अपशिष्ट उपचार की दिशा में सहायक है। ये कहना क्या चाहते हैं, तो भारत के वैज्ञानिकों ने यूरिया जो होता है
उसमें इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है साइंस की। वो इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ऊर्जा कुशल यानी ऊर्जा में जो बेहतर है, सबसे बेहतर हाइड्रोजन जो है उसके उत्पादन के लिए एक सिस्टम तैयार किया है। सिस्टम का नाम क्या है? तो सिस्टम का नाम है इलेक्ट्रोकैटलिस्ट। सिस्टम का नाम खास याद रखना। इलेक्ट्रोकैटलिस्ट ये एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कम लगने वाले हाइड्रोजन उत्पादक के साथ यूरिया आधारित अपशिष्ट उपचार की दिशा में सहायक है। यानी हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो बहुत कम है, इस वजह से इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का यूज़ हम ईंधन वगैरह में कर सकते हैं। उच्च शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीबीटी, एसएनटी, कौशल विकास मंत्री डॉक्टर सीएन अवसद नारायण ने 2026 तक महिलाओं को आवश्यक रूप से 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के उद्देश्य से महिला कार्य WW कार्यक्रम शुरू किया है। किन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है? तो डॉक्टर सीएन अवसद नारायण ने। कब तक ये गोल रखा हुआ है? 2026 तक महिलाओं को 5 लाख नौकरियां प्रदान करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिस कार्यक्रम का नाम है WW कार्यक्रम, उसे नाम दिया गया है। डॉक्टर सीएन अवसद नारायण किस क्षेत्र के मंत्री है ये भी याद रख लीजिएगा। उच्च शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीबीटी, एसएनटी और कौशल विकास मंत्री, ये सारे क्षेत्र उनके संरक्षण के नीचे आते हैं। आर्मी स्टाफ के चीफ जनरल MM नरवणे ने प्रतिष्ठित UAI मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल को 4 पुरस्कार विजेताओं, जिसमें भारतीय सेना से 2 और भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना से प्रत्येक एक को परिचालन, पुनर्जागरण और चरम साहसिक खेलों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रस्तुत किया है। आर्मी स्टाफ के जो हमारे चीफ जनरल है MM नरवणे ने एक मेडल है मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल, उन्हें 4 लोगों को 4 विजेताओं को देने के लिए अनाउंस किया हुआ है। वो 4 विजेता है, 2 उसमें से भारतीय सेना के हैं और 1 भारतीय नौसेना और वायुसेना के हैं। रक्षा मंत्रालय के बारे में टॉपिक आया है तो उसके बारे में देख लेते हैं। उसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। कब उसकी स्थापना हुई थी? तो 15 अगस्त 1947, जब हम आज़ाद हुए थे उसी दिन रक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई थी। रक्षा मंत्रालय में थल सेना अध्यक्ष कौन है हमारे? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हमारे वायुसेना अध्यक्ष है। नौसेना अध्यक्ष, नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार, ये हमारे नौसेना के प्रमुख हैं। द हिंदू ग्रुप को लगातार दूसरे वर्ष वान इंफ्रा साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड 2021 में पब्लिशर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। द हिंदू ग्रुप, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू के नाम से आता है, बहुत ही अच्छा होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपेयर करने वाले बच्चों के लिए उन्हें एक अवार्ड दिया गया है, पब्लिशर ऑफ द ईयर नाम का अवार्ड दिया गया है। कौन ये अवार्ड अनाउंस करता है? तो साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड 2022 में उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है वान इफ्रा, WANI
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता के साथ आईआईटी रुड़की में परम गंगा एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटेशनल सुविधा तैनात की है। एक सुपर कंप्यूटर की सुविधा तैनात की है जिसकी क्षमता क्या है ये हमें पता होना चाहिए, जिसकी क्षमता है 1.66 पेटाफ्लॉप्स की उस सुपर कंप्यूटिंग की क्षमता है। कहाँ पे ये तैनात किया गया है? तो आईआईटी रुड़की में परम गंगा एक उच्च प्रदर्शन है कंप्यूटेशनल का, वहाँ पे इसे तैनात किया गया है। किसने तैनात किया है? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तौर पे एक संस्था कार्य करती है, उसने ये तैनात किया है। इससे पहले कहाँ पर स्थापित हो चुका था? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जिसे कहा जाता है, जो बेंगलुरु में स्थित है, उसने सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग स्थापित किया था। इसके पहले भी एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था जिसका नाम था परम प्रवेग, और IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय MOWCD ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया, जो भारत में स्कूल से बाहर की किशोरियों को औपचारिक शिक्षा और या तो कौशल प्रणाली में वापस लाने के लिए एक अभियान है। ये MOWCD जो कार्यालय है, हमारा मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, उसने एक अभियान शुरू किया है कि स्कूल में जो बच्चियां ना आ सकती हो उनके लिए औपचारिक शिक्षा और उन्हें खेल क्षेत्र में भी आदान प्रदान दिया जाएगा, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ का ये एक साझेदारी यानी दोनों का मिलकर एक अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन किया है, MOU को मंजूरी दी है। किसके बीच में मंजूरी हुई है? ICMR हमारा और यूनाइटेड किंगडम के UK की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके बीच में MOU हुआ है। MOU का उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। MOU का उद्देश्य इक्विटी और पारदर्शिता के साथ डेटा और कौशल साक्षाकरण में और उससे परे साझेदारी बनाना है। शेयर मार्केट या फिर हमारा जो कंप्यूटर के डेटा वगैरह होता है उसके रिगार्डिंग एक अच्छी सिस्टम तैयार करने का उद्देश्य बनाकर दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSI और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी NLMC की स्थापना को मंजूरी दे गई है। इसके बीच में ये मुद्रीकरण हुआ है, तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CPSI और अन्य सरकारी एजेंसियों की भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC की स्थापना को मंजूरी दी गई है। एलन मस्क के अंतरिक्ष उद्यम स्पेसएक्स ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कितने उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। किस कंपनी ने किया है? तो स्पेसएक्स कंपनी ने किया है। और किसकी वो कंपनी है? तो एलन मस्क की वो कंपनी है। उपग्रहों के नए बैच को
किसके द्वारा और कौन से स्टेशन से लॉन्च किया गया है? तो नए बैच को फ्लोरिडा में स्थित, कौन सी जगह पे स्थित है? फ्लोरिडा में स्थित एक स्टेशन है जिसका नाम है कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 2 चरणों वाले फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। उस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट, उससे इन्हें लॉन्च किया गया है। स्पेसएक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। स्पेसएक्स के फाउंडर कौन है? तो एलन मस्क है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 14 मार्च 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके सीईओ कौन है हाल ही के? तो सीईओ भी खुद एलन मस्क ही है। हेडक्वार्टर कहाँ पे आया हुआ है स्पेसएक्स का? तो हाउथॉर्न में उसका हेडक्वार्टर आया हुआ है, जो कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। भारत का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में ओपन किया गया है। पहला भारत का ऐसा पार्क है जो महिलाओं के स्वामित्व वाला है। 100% महिला ही होगी, किसी भी पुरुष को वहाँ पे जाने दिया नहीं जाएगा। ऐसा पार्क कहाँ पे ओपन किया गया है? हैदराबाद में ओपन किया गया है। पार्क को किसकी साझेदारी के साथ ओपन किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की महिला संगठन, जिसे कहा जाता है FLO, द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। कौन सा संगठन इसमें स्थापित किया गया है? इसका समावेश होता है तो फिक्की महिला संगठन तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी करके इस पार्क को खोला गया है। तेलंगाना के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जान लेते हैं। तेलंगाना के हाल ही के मुख्यमंत्री कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तेलंगाना के तमिलिसाई सुंदर राजनी हाल ही के राज्यपाल है। राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में आया हुआ है। KBR राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के अंदर स्थित है। एक टाइगर रिजर्व भी 2 आए हुए हैं, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व। एक और राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के अंदर स्थित है, महावीर हरिना वंशली राष्ट्रीय उद्यान। 2 वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है, पाखल झील और वन्यजीव अभ्यारण्य, पोचारम बांध और वन्यजीव अभ्यारण्य। तेलंगाना के बारे में एक और बात जान लेते हैं कि उसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना का स्थापना वर्ष 2 जून 2014 में मनाया जाता है। जी हाँ, 2 जून 2014। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM के साथ हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकेडमी के कमांडेंट के स्वरूप में किन्होंने पदभार संभाला है? तो V चंद्रशेखर, एयर मार्शल V चंद्रशेखर। भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना में हाल ही में क्या हो रहा है? उसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर आया हुआ है न्यू दिल्ली। कमांडर इन चीफ हाल ही के हैं भारतीय वायुसेना के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्हें कमांडर इन चीफ बनाया गया है। वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अनुभवी भारतीय तेज झूलन गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व स्पिनर लिन फुलस्टन की 39 स्केल की बराबरी की और महिला विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी
पहले कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया की एक स्पिनर थी लीन फुलस्टन। उन्हें पीछे हटाकर हमारे भारत की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC कहा जाता है जिसे, उसने अंतरिक्ष में एक दूसरा उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम क्या है? डिटेल जान लेते हैं। उपग्रह का नाम है नूर 2 उपग्रह। कास्ट उपग्रह वाहक पर पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर यानी 310 मील की निचली कक्षा में पहुंच गया है। उपग्रह का नाम है नूर 2 उपग्रह। किसने लॉन्च किया? IRGC द्वारा लॉन्च किया गया है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष SKOCH स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर 1 बरकरार रखा है। कंटिन्यूस 2 साल तक आंध्र प्रदेश को ही ये रैंकिंग दिया गया है नंबर 1 का। किसके अंदर दिया गया? तो स्टेट ऑफ गवर्नेंस के अंदर उन्हें आंध्र प्रदेश को कंटिन्यूस 2 साल तक इसका रैंकिंग नंबर 1 भारत में दिया गया है। आंध्र प्रदेश लगातार चौथे साल रैंकिंग में स्टार रहा है। स्टार एक श्रेणी है जो 1 से 5 रैंक वाले राज्यों को दी जाती है, यानी कंटिन्यूस 2 ईयर तक तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट ही रहा है, मगर पिछले 5 साल में 5 ईयर से कंटिन्यूस वो 1 to 5 नंबर में रैंकिंग ला रहा है। इसीलिए उन्हें स्टार नाम की एक श्रेणी में रखा गया है। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि हाल ही में क्या चल रहा है वहाँ पे। आंध्र प्रदेश के हाल ही के CM है जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में एक फेमस टेम्पल भी आया हुआ है, वेंकटेश टेम्पल। एक और मंदिर है जिन्हें मल्लिकार्जुन मंदिर कहा जाता है, ब्राह्मम्मा मल्लिकार्जुन मंदिर। तो ये बातें याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है, मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पे स्थित है। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा कला और संस्कृति के ज़रोहा संग्रह का आयोजन कर रहा है। हमारा जो संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय है वो एक चीज़ का आयोजन कर रहा है जिसका नाम है भारतीय हस्तशिल्प, कला और संस्कृति के ज़रोहा संग्रह। इसका आयोजन कर रहा है। ज़रोखा क्या है? तो ज़रोखा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति का एक उत्सव है। ज़रोखा संग्रह जो है वो एक प्रकार का उत्सव है। हस्तशिल्प यानी हाथों से बनाई हुई जो भी चीज़ें होती है, संस्कृति होती है, हाथों से बनाई हुई जो भी हमारी कला होती है, उसे बढ़ावा देने की एक परंपरा है, एक उत्सव है जिसे मनाया जाता है, और वो हमारा केंद्रीय मंत्रालय इसकी शुरुआत कर रहा है। यह एक अखिल भारतीय उत्सव होगा जो 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। पूरे भारत में हर किसी स्टेट में नहीं इसका आयोजन किया जाता है। 13 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों को मिलाकर 16 टोटल 16 जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर, यानी अगर एक पहले से एक बच्ची हो और दूसरी एक और बच्ची के जन्म पर
महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कौन सी योजना है जहां पे 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो कौशल्या मातृत्व योजना। किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई है। कितने रुपए दिए जाएंगे? 5,000 रुपये दिए जाएंगे सिर्फ दूसरी बालिका के जन्म पर। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की है, कौशल्या मातृत्व योजना। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में बोरमदेव मंदिर बहुत फेमस है, स्थापित है वहाँ पे। टाइगर रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। 3 टाइगर रिजर्व है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व मोस्ट ऑफ पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर, तो ये हमें याद होना चाहिए। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है जिसका नाम है समर्थ। हमारे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, क्या नाम है उनका? श्री नारायण राणे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में जो हुआ था 2022 का, उस दिन नई दिल्ली में एक महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम है समर्थ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय था, यानी उस दिन की थीम थी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, यानी लड़के और लड़कियों के बीच में कोई असमानता कभी भी होनी चाहिए नहीं। यही हमारा उज्जवल भविष्य है। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध जो सरोद वादक है उनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान। उन्हें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 22 से सम्मानित किया। ये नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो किन्हें दिया जाता है? तो इस बार 29 महिलाओं को दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्कृष्ट और असाधारण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उनके असाधारण कार्य, विशेष रूप से कमज़ोर और हाशिए पर रहने के लिए सम्मानित दिया जाता है। यानी किसी क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया हो, कोई कमज़ोर महिला होने की वजह से भी उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी कोई बड़ा कार्य किया हो, तब उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और वो अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिए गए थे। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है स्लिनेक्स SLINEX का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में चल रहा है, जिसका उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों को नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाने और आपसी समझ को बेहतर बनाना है। भारत और श्रीलंका के बीच एक 9वां संस्करण चल रहा है समुद्र के अंदर, जिसका नाम है स्लिनेक्स SLINEX, ये उसका नाम है। जो किस कारण से चल रहा है?
तो दोनों देशों के बीच में एक संचालन बढ़ाने के लिए और आपसी समझ को बेहतर करने के लिए उसका संचालन किया जा रहा है। ओडिशा की श्रुति महापात्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार मिला। ओडिशा की श्रुति महापात्र को जो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है वो इस बार मिला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। उन्हें यह पुरस्कार किस वजह से दिया गया तो दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। यानी जो बच्चे अपंग होते हैं उनके अधिकारों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने की वजह से, सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करने की वजह से उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों नाम तो आपको याद रह जाएगा, श्रुति महापात्र जी को ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ की रहने वाली है ये भी याद रखना कि उड़ीसा की रहने वाली है। किस वजह से दिया गया है ये भी बहुत पूछा जाता है हाल ही के ट्रेंड के हिसाब से, तो ये अवश्य याद रखना कि इस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। गायिका उषा उत्थुप की जीवनी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप का अंग्रेजी जारी किया गया है। अंग्रेजी संस्करण जारी किया गया है। किनकी बायोग्राफी है तो गायिका उषा उत्थुप की एक बायोग्राफी है जिसका नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप ये नाम की जो बायोग्राफी है उसका अंग्रेजी संस्करण जारी किया गया है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 15 ईयर की अवधि में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ हैदराबाद में देश में अपना सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर स्थापित करेगी। कंपनी के पहले से ही पुणे, मुंबई और चेन्नई में डेटा सेंटर है और ये वाला जो चौथा सेंटर बनेगा वो देश का सबसे बड़ा सेंटर बनाने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाएगी 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हैदराबाद में ये चौथा सेंटर बनाने जा रही है। चौथा और सबसे बड़ा याद रखना, ऑलरेडी 3 सेंटर तो हैं ही, पुणे, मुंबई और चेन्नई। ये चौथा सेंटर बनाने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय क्या है इस बार का, तो डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकें, ये उसकी थीम रही है इस बार की 2022 की। इसका उद्घाटन किन्होंने किया है तो हमारे संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, सबसे बड़ा जो लौह अयस्क उत्पादक है हमारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, NMDC जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ी कंपनी है हमारी भारत की। इसने 2018 और 2019 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार और 1920 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी कंटिन्यूस 2 साल तक NMDC ने इस्पात राजभाषा पुरस्कार और 1 साल इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार इन्हें दिया गया है। NMDC के बारे में जान लेते हैं कि NMDC की स्थापना कब हुई थी।
एनएमडीसी की स्थापना 1958 में की गई थी। हाल ही में उसका हेडक्वार्टर जो है वो तेलंगाना में स्थित हैदराबाद के अंदर है। चेयरमैन और एमडी दोनों एक ही है एनएमडीसी के, सुमित देब। चेयरमैन और एमडी सुमित देब है एनएमडीसी कंपनी के। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने रुपे नेटवर्क पर सह ब्रांडेड यात्रा एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए यात्रा.com और एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाओं के साथ साझेदारी की है। 3 कंपनियों के साथ साझेदारी की गई है। यात्रा.com, एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाओं के साथ साझेदारी की गई है। कौन सा कार्ड लॉन्च करने के लिए? तो यात्रा एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए इसकी साझेदारी की गई है। यहाँ पे देखिए कंपनियाँ 3 हैं, तो तीनों कंपनियों के नाम थोड़े बहुत अंदर ऐड किए गए हैं। नाम है यात्रा एसबीआई कार्ड, यानी यात्रा.com से यात्रा लिया हुआ है, एसबीआई कार्ड से एसबीआई लिया हुआ है, और भुगतान सेवाओं के लिए कार्ड का इस्तेमाल करके एक पूरा उसका नाम बना है यात्रा एसबीआई कार्ड। ये कार्ड लॉन्च किया है। किन्होंने लॉन्च किया है? तो एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रुपे कार्ड पर ये कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में जान लेते हैं। उसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। कब स्थापना की गई थी? तो 2008 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में भारत ने सिंगापुर को 1730 से हराकर आईएसएसएफ विश्व कप 2022 का अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने सिंगापुर को हराकर अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा विश्व कप? आईएसएसएफ विश्व कप वर्ल्ड कप 2022 में अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता है। पिस्तल स्पर्धा थी, ये तो सही है, मगर कितने मीटर की थी ये भी याद रखना। 25 मीटर के लिए यह स्पर्धा रखी गई थी। सरकार ने डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया। यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM पेंशन योजना के तहत एक पहल है, जहां नागरिक घरेलू कामगिरी, ड्राइवरों और सहायकों सहित अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। यानी जो प्रीमियम आते हुए पेंशन के, उन्हें दान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, डोनेट ए पेंशन। किसके तहत इसकी स्थापना की गई है? तो कौन सा मंत्रालय आएगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM पेंशन योजना के तहत इसकी पहल शुरू की गई है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वस्तुतः 4 दिवसीय झंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज। जिसका विषय क्या है, उसकी थीम क्या रखी गई है? तो सम्मेलन की थीम थी एक अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट दुनिया में सैन्य स्वास्थ्य सेवा, इसकी थीम रखी गई है। सरकार का उद्देश्य है सशस्त्र बलों में जो भी महिलाओं की बढ़ी हुई भूमिकाएं और जिम्मेदारियों को प्रदान करना है। इसकी शुरुआत किसने की? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय निशानेबाजों ने मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ वर्ल्ड कप 2022 के अंतिम दिन को पदक जीते। कहाँ पे ये विश्व कप हो रहा था? तो मिस्र के काहिरा के अंदर ये विश्व कप हो रहा था, जहाँ पे भारत ने अंतिम दिन 2 पदक जीते हैं।
किस खेल में? तो निशानबाजी के खेल में ये पदक जीते गए हैं। ISSF वर्ल्ड कप के आखिरी इवेंट में रिदम सांगवान और अनीस भानवाला ने थाईलैंड के खिलाफ 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम गोल्ड मेडल मैच में 17-7 से हराकर जीत हासिल की है। किन खिलाड़ी ने? रिदम सांगवान और अनीश भानवाला ने थाईलैंड के खिलाफ गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय टीम टोटल 4 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने UPI 123 पे नामक फीचर फ़ोन के लिए UPI लॉन्च किया है। उन्होंने डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन डिजी साथी भी लॉन्च की है। भारत का रिजर्व बैंक का पहला UPI लॉन्च किया गया है शशिकांत दास द्वारा। UPI 123 पे रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आया हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी हमारे RBI की, और 1934 एक्ट के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। तो एक्ट पूछे तो 1934, और कब स्थापित किया गया था? तो 1935। फर्स्ट गवर्नर कौन थे हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो फर्स्ट गवर्नर थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे जाए तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जो हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे रिजर्व बैंक के। हाल ही के गवर्नर है शशिकांत दास। तो दोस्तों ये था हमारा डीपली मंथली करंट अफेयर, जो ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डीपली करंट अफेयर कैसा लगा, क्योंकि हर महीने मैं अपलोड करने वाला हूँ ऐसे ही डीपली करंट अफेयर। पूरे महीने का आपका कवर हो जाएगा। एक बार आपने देख लिया तो आपको बार बार किसी और भी बुकलेट या सब कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हर बार अगर जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ करंट अफेयर का मंथली तो आपको एट ए टाइम मिल जाए। थैंक यू।